आजकल भारत के कुछ पत्रकारों पर धमकियों और एफआईआर्स की बरसात हो रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हाल फिलहाल में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने इसकी शुरुआत करी। अटैक ऑन मी वाज डन बाय द वाड्रा कांग्रेस। मजा आया। इसके बाद न्यूज 18 के अमीश देवगन की बारी आ गई। गोली चलवाएंगे, गर्दन कटवाएंगे, गुंडे भेजेंगे, अमीश देवगन खड़ा है। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? खटपट 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 खटपट। और सबसे ज्यादा धमकी अगर किसी को मिल रही है तो वो है जी न्यूज के सुधीर चौधरी, जिनके जिहाद फ्लोचार्ट ने उन्हें पुलिस कंप्लेंट्स और धमकियों से घेर लिया। आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले हमने डीएनए में जमीन जिहाद की बात की थी। कुछ लोगों को यह सच पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करा के मुझे इसकी सजा देने की कोशिश की है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मुझसे कहा गया कि अभी तो मेरे खिलाफ सिर्फ केरल में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी देश के अलग अलग राज्यों में और ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। मुझसे कहा गया कि तुम्हें अभी पता भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन सब पत्रकारों के अलावा अगर किसी पर एफआईआर हुई है तो वो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा। ओम जय नेहरू, नेहरू नेहरू, राजीव राजीव राजीव, सोनिया सोनिया, इंदिरा इंदिरा, राहुल। दरअसल इन्होंने कांग्रेस पे अटैक करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को भी घसीट लिया। इससे कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंची और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हो गई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, प्लीज यार। मगर इससे संबित पात्रा के मनोबल पे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वे लगातार कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लोकतंत्र में इस प्रकार तो बातें सहनी पड़ेंगी आपको। आपने मोदी जी के ऊपर वार किया, हमने आपके नेताओं के बारे में सच्चाई लिखी। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं। तो बस तो क्या थी, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। ये एफआईआर का मौसम तब शुरू हुआ जब रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर एक टिप्पणी करी, जिसके बाद वे सैकड़ों एफआईआर के शिकार हो गए। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस वालों को इतना गुस्सा आया था कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला भी किया था। ये मामला काफी लंबा चला और मुंबई पुलिस ने तो अर्नब गोस्वामी के साथ 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ भी की थी। अब इस कहानी में ये ट्विस्ट आया कि जिन 2 पुलिस वालों ने अर्नब गोस्वामी के साथ पूछताछ की थी, उन 2 पुलिस वालों में से एक पुलिस ऑफिशियल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए सोशल मीडिया में लोग अर्नब गोस्वामी को क्वारंटाइन करने की बात कर रहे हैं। ओ भाई, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? न्यूज 18 के अमीश देवगन पर तो मुसलमानों के खिलाफ फॉल्स न्यूज फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक डिबेट में इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था। मुंबई के कुर्ला के में कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। हाल ही में अमीश देवगन को AIMIM पार्टी के एक मंत्री ने धमकी भी दी थी। भैया आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमीश देवगन है सर, बताइए। अमीश साहब जी, आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी जबान को पहले लगाम दें कि किसे आप बात कर रहे हैं। आप क्रिमिनल। अच्छा, मैं अपनी जबान को लगाम दूंगा, आपके हाथों को लगाम नहीं देंगे। ये धमकी है, समझ रहे हैं? एक जर्नलिस्ट को लाइव टेलीविजन पर धमकी दी गई है। अब बात करते हैं जी न्यूज के सुधीर चौधरी की, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकियां मिले जा रही हैं और वो हर धमकियों को जी न्यूज में दिखाते चले आ रहे हैं। मुझे लगातार पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं। जिहाद पर बात करने के लिए विरोध किया जा रहा है। मेरी व्हाट्सएप टाइमलाइन पर भी ऐसा ही हो रहा है। व्हाट्सएप पर मुझे लगातार भारत विरोधी तस्वीरें भेजी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। इस चैनल ने जिहाद के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। देश में एफआईआर जिहाद की शुरुआत हो गई है, जिहाद वर्सेस जी। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब 11 मार्च को अपने शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने एक जिहाद का फ्लोचार्ट दिखाया, जिसे लेकर कई कंट्रोवर्सीज उठी। इसके खिलाफ कईयों ने आवाज उठाई, जिसके बाद हाल ही में केरल में इनके खिलाफ गैर जमानती आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई। सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की है कि अगर जिहाद का नाम लोगे तो सीधे जेल जाओगे। इस एफआईआर के मुताबिक सुधीर चौधरी ने मुस्लिम धर्म को अपमानित किया है। इसके बाद से ही सुधीर चौधरी को लगातार फोन में धमकियां मिल रही हैं, जो कि पाकिस्तान और अरब से भी आ रही है। आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तो सिबर कर तेरे साथ तू
ऐसे ना इंसान नहीं है, मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। कई सीनियर लीडर्स ने इस बात को लेकर सुधीर चौधरी का समर्थन भी किया है। जात के खिलाफ इस लड़ाई ने पीढ़ियों का फर्क भी अब मिटा दिया है। हमें अपनी इस मुहिम में बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक का साथ मिल रहा है कि चुनिंदा पत्रकारों को चुन चुन कर उनके खिलाफ एफआईआर लगाना ये अच्छी चीज नहीं है। जो भी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अब पत्रकारों की ही बात चल रही है तो एक फेमस पत्रकार की एक छोटी सी क्लिप देखिए। टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है। ओ भाई मारो मुझे मारो। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो सारी दुनिया के लिए सरदर्द बन गया। पिछले एक हफ्ते में 3 बार चाइना ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है। तुम मेरा दुश्मन हो। 5 मई को लद्दाख में सैनिकों से झड़प, 9 मई को सिक्किम में सैनिकों से हाथापाई और 12 मई को लद्दाख में चाइना के चॉपर ने घुसपैठ करने की कोशिश की, मगर भारत ने उसे खदेड़ दिया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना अक्सर भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है और इसका सबसे नया सबूत हाल ही में आया है। भारत को घेरने की फिराक में जुटे हुए चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ रही है, तब चाइना भारत से 684 किलोमीटर दूर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। इससे भारत समेत कई देशों को खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन ओशन में बनाया गया ये आइलैंड किसी सीधी चुनौती से कम नहीं है। हथियारों की खरीदी पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन SIPRI के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैंस क्रिस्टेंसन ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मालदीव के एक आइलैंड को तत्कालीन सरकार ने $4 मिलियन में चाइना को 2016 में लीज में दे दिया था। अब चाइना यहाँ पे साउथ चाइना सी के पैटर्न पे आधारित आइलैंड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। चाइना ने मालदीव्स पे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मालदीव्स ने चाइना को ये आइलैंड लीज पर तब दिया था जब अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल में भारत और मालदीव्स के रिश्ते खराब हो गए थे। रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स की यात्रा को भी रद्द कर दिया था। अब चाइना ने इसका फायदा उठाया। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस बाहर आई हैं, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स एनालिस्ट कंपनी डेट्रेस्फा ने जारी किया है। माना यह जा रहा है कि चीन इस द्वीप का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। मालदीव्स इंडियन ओशन के मेन रूट में लोकेटेड है, जहां से ज्यादातर शिप्स आते जाते रहते हैं। इस रूट में हर साल अरबों का बिजनेस होता है। चाइना मालदीव्स में स्थित इस आर्टिफिशियल आइलैंड से भारत में नजर रख सकता है या फिर यहाँ पर सैन्य बेस भी बना सकता है। चाइना ने इस आइलैंड में रोड्स, एयरपोर्ट्स आदि बनाना शुरू कर दिया है और कुछ ही सालों में इस आइलैंड का निर्माण काफी ज्यादा हो चुका है और वहाँ से चाइना के जहाज को भारत आने में केवल 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। एक्सपर्ट्स को ये आशंका है कि भारत के लिए ये एक खतरा साबित हो सकता है। ये तूने क्या किया? तुम मेरा दुश्मन हो।